हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पेडिग्री एनालिसिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रो दे दूंगा सिंबल्स के साथ। फिर हम इसके पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस देख लेंगे जो 5 तरह के होते हैं। फिर हम जो एनसीईआरटी में एग्जांपल गिवन है डिजीज़ के, उन्हें कैसे याद रखना है उन्हें बता दूंगा। और फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मेरे से भी गलतियाँ हो जाती हैं कुछ, उनको भी जल्दी से डिस्कस कर लेंगे, जिससे वीडियो बहुत शॉर्ट रहे। तो देखते हैं। ये साइड में हमें सिंबल्स दिए हुए एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि इसके बाहर आने के चांसेस ज़ीरो हैं। तो और इस बार पेडिग्री एनालिसिस से क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि नीट 2019 में इससे तो कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, तो 2020 में तो बहुत ज़्यादा चांस है इसके पूछने के। तो मेल के लिए सिंबल हमें पता है स्क्वायर, फीमेल के लिए सर्कल, सेक्स अनस्पेसिफाइड के लिए रोम्बस, अफेक्टेड इंडिविजुअल्स के लिए या तो शेडेड कर देंगे, लाइंस बना देंगे। मेटिंग के लिए मतलब इनकी शादी हो रखी है तो ये बीच में लाइन होगी। कॉन्सैग्विनस मेटिंग के लिए मतलब रिश्तेदारों ने शादी की हुई है, बहुत क्लोज रिलेटिव ने शादी की हुई है। और अगर ये लाइन के नीचे ऐसे दो इंडिविजुअल बने हुए मतलब ये इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं। और ऑर्डर ऑफ बर्थ है लेफ़्ट टू राइट। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपने क्या ये वर्ड टू वर्ड पढ़ा था एनसीईआरटी में पहले, कि ऑर्डर ऑफ बर्थ लेफ़्ट टू राइट होता है। आप मुझे बताओ। अब ये है पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिजीज़, जो रेड कलर का शेडेड होगा मतलब जो उनका ऑफस्प्रिंग है वो डिजीज्ड है। और अगर ऐसे रोम्बस बना हुआ है और 5 लिखा हुआ है तो मतलब 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। तो ये यही सब है। और अब हम देखेंगे पेडिग्री एनालिसिस का इंट्रो। तो जो मेंडल थे उन्होंने प्लांट्स पे तो एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, पर वो ह्यूमंस पे नहीं कर सकते थे, इसलिए हमें पेडिग्री एनालिसिस का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा। तो पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है कि अगर जैसे जैसे हमें हमारे दादाजी को कोई डिजीज़ था, जैसे डायबिटीज़ थी, तो हमें पता करना है कि हमें भी होगा या नहीं। तो उसके लिए हमें एक फैमिली ट्री बनाना पड़ता है, जिससे हमें पता चले कि ये डिज़ीज़ कहाँ कहाँ से होके किस जनरेशन में जा के वो जीन हमारे हम में आया होगा या नहीं, जिससे हम प्रिवेंशन स्टेप्स ले सकें। तो उसी को पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। अपने फैमिली चार्ट को एनालिसिस करना, उसे पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। ये यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं उसको पढ़ देता हूँ। सच एन एनालिसिस ऑफ ट्रेड्स इन अ सेवरल of generations of a family is called pedigree analysis. In the pedigree analysis, the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over generation. तो वही लिखा है। अब हम देखते हैं पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, जो 5 तरह के होते हैं। तो अब हम देखते हैं 5 तरह के पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। एक होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये वाई लिंक्ड हमें दिया हुआ नहीं है, पर पढ़ लो। तो अब ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है कि इस जनरेशन स्किप नहीं करते। जो डोमिनेंट होते हैं वो तो ऑब्वियसली जनरेशन स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि डोमिनेंट है तो डिजीज़ तो शो करेगा ही ना, तो डोंट स्किप जनरेशन। रिसेसिव स्किप जनरेशन, क्योंकि रिसेसिव है मतलब अगर खाली एक क्रोमोसोम पे हुआ उसका जीन, डिजीज़ वाले का जीन, तो नहीं होगा, क्योंकि रिसेसिव है, दोनों में होगा तभी शो करेगा। तो स्किप जनरेशन, यहाँ पे डोमिनेंट है इसलिए डोंट स्किप जनरेशन, ये रिसेसिव तो ये स्किप जनरेशन। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, ये हमें डिफरेंशिएट करने में काम आएगा। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट में देखते हैं कि अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। ये कैसे हो सकता है कि अगर 2 पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं और उनके बाय चांस दोनों रिसेसिव मिल गए, तो एक मतलब रिसेसिव नहीं, मतलब अनअफेक्टेड वाले क्रोमोसोम मिल गए, तो वो जो चाइल्ड होगा वो अनअफेक्टेड होगा। तो मतलब अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। अब ऑटोसोमल रिसेसिव देखते हैं कि अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। मतलब रिसेसिव है तो ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स में वो डिजीज़ शो करेगा या नहीं। अगर जैसे पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हुए, मतलब उनके पास एक ही क्रोमोसोम हुआ जो डिजीज़ वाला हो, तो उनमें वो शो नहीं करेगा क्योंकि वो रिसेसिव है। और जब वो जो दोनों डिजीज़ वाले क्रोमोसोम होंगे जो ऑफस्प्रिंग में चले जाएंगे तो वो शो करेगा, क्योंकि रिसेसिव है। अगर 2 रिसेसिव क्रोमोसोम एक साथ आ गए तो वो शो करते हैं ना, तो जो चिल्ड्रन होंगे वो अफेक्टेड हो जाएंगे। तो मतलब ये लाइन इंपॉर्टेंट है
लाइन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं वो क्या हुआ। तो अनअफेक्टेड पेरेंट कैन हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। अब एक्स लिंक की खास बात यह है कि क्रिस क्रॉस होता है, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इसमें भी। तो क्रिस क्रॉस का मतलब ये होता है कि अगर पापा को कोई डिजीज़ होगा तो उनकी बेटी को वो डिजीज़ होगा, उनके पापा से बेटे में नहीं जाएगा वो डिजीज़। और अगर मदर को डिसीज़ होगा तो उनके बेटे में जाएगा, मदर से बेटी में नहीं चला जाएगा डिजीज़। तो क्रिस क्रॉस का मतलब यही होता है, मेल टू फीमेल डिजीज़ का ट्रांसफ़र। तो हमें बस जो हमें वो पैटर्न दिया होगा, हमें बस उसमें यही चेक करना है कि क्रिस क्रॉस हो रहा है नहीं। क्रिस क्रॉस नहीं होगा तो वो ऑटोसोमल हो जाएगा, और क्रिस क्रॉस होगा तो वो एक्स लिंक हो जाएगा। और फिर हमें चेक करना है कि जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं। अगर जनरेशन स्किप हो रही होगी तो मतलब वो रिसेसिव होगा, और जनरेशन स्किप नहीं हो रही होगी तो वो डोमिनेंट होगा। बस यही दोनों फैक्टर चेक करने हैं, और फिर इन चारों में से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि वो कौन सा है। यही चारों ऑप्शन में पूछते हैं और क्या। तो यही दोनों फैक्टर चेक करने हैं, जनरेशन स्किप वाला और क्रिस क्रॉस वाला। उससे आप इन चारों में बता दोगे कि कौन सा है। और वाई लिंक्ड होता है तो वाई क्रोमोसोम तो खाली मेल्स में ही होता है, तो इसमें खाली मेल्स ही अफेक्टेड होंगे। और ये जो एग्जांपल है थोड़े बाहर के भी हैं, तो अब देख लेना, याद हो जाता है तो ठीक है, पूछने के चांस तो कम ही है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल है ब्रैकीडेक्टाइली। ब्रैकीडेक्टाइली मतलब जब हमारी फिंगर्स और टोज बहुत शॉर्ट हो जाते हैं क्योंकि हमारी बोन्स शॉर्ट होती हैं, तो उसको ब्रैकीडेक्टाइली कहते हैं। पॉलीडेक्टाइली मतलब ज़्यादा फिंगर्स और टोज, जैसे जादू की होती है, मतलब ऋतिक रोशन की है, तो वो हो जाएगा पॉलीडेक्टाइली। और डिम्पल इन चीक, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट का एग्जांपल है। तो मतलब डिम्पल एक डिम्पल एक वो होता है डिसऑर्डर। तो हम इसमें क्या कुछ शिट। अब देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जांपल जो होता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म मतलब जो जिनमें लोग में मेलेनिन बहुत कम होता है, तो वो ज़्यादा गोरे नहीं लगते, मतलब ज़्यादा ही एकदम वाइट लगता है एल्बिनो की तरह, जो पोलर एरियाज़ में रहते हैं, तो उसको एल्बिनिज्म कहते हैं। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव का एग्जांपल है। फिर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट का एग्जांपल है ड्यूचेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो ड्यूचेन्स बस ये तो साइंटिस्ट का नाम है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, तो बस यही है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव का एग्जांपल है कलर्ड ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। कलर्ड ब्लाइंडनेस वही मतलब हम रेड ब्लू ग्रीन कलर देख नहीं पाते, अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। और हीमोफीलिया ये कि ब्लड जल्दी से क्लॉट नहीं हो पाता, बहता रहता है। और ये एक्स लिंक्ड में ये एक चीज़ बताना भूल गया, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्योंकि रिसेसिव है और एक्स लिंक्ड है ना, तो मतलब एक्स से रिलेटेड होगा, और मेल में खाली एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है, तो उनमें होने के चांस ज़्यादा होंगे क्योंकि एक ही होता है और होता भी रिसेसिव है, वाई से कोई लेना देना नहीं। तो मेल्स में ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव के होने के चांस ज़्यादा होते हैं, बस ये। वाई लिंक का एग्जांपल है ईयर हाइपरट्राइकोसिस, मतलब जब हमारे ईयर में बहुत ज़्यादा बाल आ जाते हैं, तो ये उसका एग्जाम। तो अभी यार ये एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखते हैं जो पेज नंबर 89 पे दिए हैं। तो पहला एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। ये सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि दो फैक्टर देखने हैं, एक तो क्रिस क्रॉस वाला, एक तो स्किप जनरेशन वाला। तो पहले जनरेशन स्किप वाला देखते हैं। यहाँ पे डिजीज़ है, यहाँ पे भी डिजीज़ है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। तो आप बोलो कि जनरेशन स्किप हो रही है, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये जनरेशन एक ही तो है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। यहाँ पे जगह नहीं थी तो इन्होंने यहाँ बना दी। ये थर्ड है, मतलब यहाँ जनरेशन स्किप नहीं हो रही। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये जनरेशन स्किप हो रही है तो भैया ये तो ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। ये एक ही जनरेशन है और उसमें एक बंदे को हो रखा है, तो मतलब जनरेशन स्किप नहीं हुई है। हर जनरेशन में एक, इसमें एक को रखा है, इसमें दो में, इसमें एक को, तो मतलब ये जनरेशन स्किप नहीं हो रही है। और जनरेशन स्किप नहीं हो रही मतलब डोमिनेंट है, तो हमें पता चल गया डोमिनेंट है। और यहाँ देखो शुरू में फीमेल को रखा है, फिर यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों को रखा है। अगर ये एक्स लिंक्ड होता तो फीमेल से खाली मेल में डिजीज जाता, फीमेल से फीमेल में नहीं जाता। तो ये एक्स लिंक्ड नहीं होगा, ऑटोसोमल होगा। और तो पता चल गया हमें ऑटोसोमल डोमिनेंट, वही देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। ये मैंने आपको बताया भी था, ड्यूचेन्स मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। बस अब इसे देखते हैं। यहाँ पे देखो जनरेशन स्किप हो रही है, इसमें है, इसमें नहीं है डिजीज़, इसमें है और इसमें है। तो पहली जनरेशन में डिजीज़ नहीं है ना, तो जनरेशन स्किप हो गई।
तो मतलब ये ऑटोजोमल रिसेसिव का, मतलब ये रिसेसिव का केस है, अभी खाली रिसेसिव प्रूव होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी को नहीं है, और फिर यहाँ से मेल में भी चला गया, फीमेल में भी चला गया। क्रिस क्रॉस होता तो खाली एक में ही जाता, मेल में या फीमेल में, तो क्रिस क्रॉस नहीं हुआ ना, मतलब एक्स लिंक्ड नहीं है, ऑटोजोमल ही है। तो ऑटोजोमल रिसेसिव, यहाँ पे देखो यही लिखा है ऑटोजोमल रिसेसिव। और एक इसका एग्जांपल है सिकल सेल अनीमिया। और ये जो बाकी एग्जांपल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में 5 दिए हुए हैं, मैंने तो इनको ऑर्डर में याद कर लिया, निमोनिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहला है कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा हीमोफीलिया, तीसरा सिकल सेल अनीमिया, चौथा फिनाइल कीटोन्यूरिया और पांचवा है थैलेसीमिया। तो इनको ऐसे याद कर लो कि एनसीईआरटी में जो पहले 2 दिए हुए हैं वो होंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव, जो बाकी 3 हैं वो हैं ऑटोजोमल रिसेसिव। और डोमिनेंट का एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, ऑटोजोमल डोमिनेंट का। बस ऐसे मैंने इन सारे एग्जांपल्स को याद रख लिया। तो अब देखते हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब हम इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला है ये क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन हु इज़ होमोजाइगस फॉर नॉर्मल कलर विजन। तो कलर ब्लाइंड मैन है और हमें पता है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। तो कलर ब्लाइंड मैन है तो XCY, और वुमेन नॉर्मल कलर्ड विजन है तो XX नॉर्मल विजन। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड, तो जब हम क्रॉस करेंगे तो ये आएगा, तो सन अनअफेक्टेड है दोनों, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर सन बीइंग कलर ब्लाइंड इज 0%। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अ कलर ब्लाइंड मैन मैरीज अ वुमन विद नॉर्मल साइट। तो बना लेते हैं पहले, कलर ब्लाइंड मैन है, नॉर्मल वुमन है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड। तो पहले सेकंड जनरेशन बनाते हैं, ये ऐसे बनेगी। अब इन दोनों में से डिजीज़, तो हमें ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड का निकाल लेना। तो यहाँ से तो कोई कलर ब्लाइंड का जीन पास नहीं होगा। तो अब इनको देखते हैं, जब ये शादी करेंगे तो क्या होगा। जैसे उन्होंने नॉर्मल मेल से शादी करी, तो जब इनका क्रॉस होगा तो ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे ये जो हमें ग्रैंडसन का देखना है, तो ये जो 2 ग्रैंडसन है उनमें से एक ही कलर ब्लाइंड है, और जब ये भी किसी से शादी करेंगी तो वो उनमें से भी एक ही कलर ब्लाइंड होगा। तो ग्रैंडसन बीइंग कलर ब्लाइंड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 50%, मतलब 0.5। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये अच्छा सवाल है, इसे देखते हैं। यहाँ पे हमें पहला फैक्टर देखना था कि क्रिस क्रॉस है या नहीं। तो मेल से फीमेल में भी गया डिजीज़ और मेल से मेल में भी गया है, तो क्रिस क्रॉस तो हुआ नहीं, तो ये एक्स लिंक तो पक्का नहीं है, ऑटोजोमल ही होगा। और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट हो सकता है क्योंकि जनरेशन स्किप नहीं हो रही। पर हमें गेस वो मतलब वेरीफाई करने के लिए एक बार जीनोटाइप्स लिख के पता करना पड़ेगा कि हमारा आंसर सही है नहीं। तो इसमें हमें पता चल गया, अगर हम मानते हैं कि ये ऑटोजोमल डोमिनेंट होगा तो क्या होगा, फीमेल तो नॉर्मल है, उसमें एक भी जीन होता तो वो डिजीज्ड होती, क्योंकि ऑटोजोमल डोमिनेंट है तो उसमें वो तो नॉर्मल होगी, तो उसको ऐसे नॉर्मल लिख लेते हैं। और मेल को हो रखा है तो ऊपर कुछ भी लिख लेते हैं, एक्स से हमने डिजीज़ का शो कर दिया। अब जब इन्होंने मेट किया तो क्या क्रोमोसोम बनेंगे, AAX, AAX, AAA। तो जैसे ये अफेक्टेड बन गए तो एक उनके पास आ गया, तो मतलब ये डिजीज़ शो कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो जैसे इसने किसी नॉर्मल से शादी की, तो यहाँ पे देखो कि ये इस पे तो जीन आया था ना कोई डोमिनेंट का, तो इसको पास ऑन करना चाहिए था, पर यहाँ पे तो किसी को है ही नहीं, तो यहाँ पे ये फेल हो गया हमारा एजम्पशन ऑटोजोमल डोमिनेंट का, क्योंकि ऑटोजोमल डोमिनेंट है कहीं तो शो करेगा। और इन्होंने यहाँ पे इसके बाद जीन था और अगले वहाँ पे जीन ने अपना काम शो ही नहीं किया, तो ऑटोजोमल डोमिनेंट हमारा एजम्पशन फेल हो जाता है। तो इसलिए हम मान लेंगे कि ऑटोजोमल रिसेसिव है, तो इसका आंसर होगा ऑटोजोमल रिसेसिव। ये क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अ मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड मैरीज अ वुमन
who had colorblind mother and normal father. तो a man whose father was colorblind marries a woman whose father was normal and mother was colorblind. तो हमें पता है कि कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव. तो जब ये दोनों में प्रेजेंट होगा, दोनों क्रोमोसोम में, तभी वो इफेक्ट शो करेगा, तभी उनकी मदर कलर ब्लाइंड होगी. तो दोनों में लिख दिया. तो जब क्रॉस करेंगे तो जो फीमेल बनेगी वो कैरियर बनेगी, क्रॉस करेंगे तो कैरियर बनेगी ना. और यहाँ पे हमें पता है कि एक्स लिंक रिसेसिव होता है कलर ब्लाइंडनेस. तो फादर से सन पे जाने का तो कोई चांस नहीं. अगर बेटी होती तो उसमें जाने का चांस होता. तो जो मेल होगा वो तो नॉर्मल ही होगा और ये होगी कैरियर. तो अब हमें बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड. मेल चिल्ड्रन के बारे में बताना है. तो जब इनका क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा. तो ये दो मेल चिल्ड्रन बने हैं और इनमें से खाली एक ही को हो रखा है. तो आंसर होगा 50%. 50% मेल चिल्ड्रन कलर ब्लाइंड होंगे. नंबर 29, इफ़ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ थैलेसीमिया. हमें पता है थैलेसीमिया क्या होता है, ऑटोजोमल रिसेसिव. तो ऑटोजोम्स को ऐसे हमने शो कर दिया. और इफ़ बोथ पेरेंट्स आर कैरियर्स ऑफ थैलेसीमिया, तो कैरियर के लिए CC शो कर दिया हमने. विच इज़ एन ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी रिजल्टेड इन अफेक्टेड चाइल्ड. तो जब इनका क्रॉस करेंगे तो ऐसे बनेगा. तो अफेक्टेड चाइल्ड के चांस हैं खाली ये, क्योंकि ऑटोजोमल रिसेसिव है ना, तो ये कैरियर हो गए, ये नॉर्मल हो गया और ये इफेक्टेड हो गया. तो अफेक्टेड के चांस है 1/4, मतलब 25%. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नंबर 35, अ नॉर्मल विजन मैन हुज फादर वॉज कलर ब्लाइंड. नॉर्मल विजन मैन जिसके फादर कलर ब्लाइंड थे, मैरीज अ वुमेन हुज फादर वॉज ऑल्सो कलर ब्लाइंड. तो ये वुमेन है और उसके फादर भी कलर ब्लाइंड है. और क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक रिसेसिव होती है, एक्स लिंक रिसेसिव होती है और फादर कलर ब्लाइंड थे, क्योंकि एक्स लिंक होती है इसलिए क्रिस क्रॉस होगा, इसलिए मेल से फीमेल में जाएगा. तो फीमेल जो होगी कैरियर हो जाएगी, तो जो मदर होगी वो कैरियर हो जाएगी. तो जब दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज डॉटर, तो जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो ये बनेगा. तो हमें डॉटर का देखना है. दे हैव देयर फर्स्ट चाइल्ड एज डॉटर, व्हाट आर द चांसेस दैट दिस चाइल्ड वुड बी कलर ब्लाइंड. तो चांस क्या है, 0%, क्योंकि ये तो कैरियर हो जाएगी, ये नॉर्मल हो जाएगी, क्योंकि रिसेसिव होता है, दोनों में होता तो डिजीज होता है ना. तो आंसर क्या होगा, 0. तो अब हम ये क्वेश्चन 47 देखते हैं. अब इसमें हमें पता चल रहा है कि क्रिस क्रॉस तो हो नहीं रहा, क्योंकि मेल से फीमेल में भी जा रहा है डिजीज़ और मेल से मेल में भी डिजीज़ जा रहा है. तो अब हम क्या करेंगे कि क्रिस क्रॉस तो हो नहीं रहा, तो एक्स लिंक तो होगा नहीं, ऑब्वियसली ऑटोजोमल होगा. अब हमें देखना है कि ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है. तो उसके लिए हमें केसेस चेक करने पड़ेंगे कि जैसे पहले हमने ज्यूम कर लिया कि डोमिनेंट है. तो डोमिनेंट है तो फीमेल नॉर्मल है, तो इसमें कोई जीन तो प्रेजेंट होगा नहीं, क्योंकि अगर होता और डोमिनेंट है तो ये भी डिजीज होती, तो ये तो मतलब पूरी नॉर्मल है, होमोजाइगस नॉर्मल है. और मेल पे पहले हमने एज्यूम किया कि उसके एक ही ऑटोजोम के पास डिजीज़ वाला जीन है. तो जब इसका क्रॉस करेंगे तो ऐसे आएगा. तो इसमें हमें 2 डिजीज़ मिल जाएंगे, 2 नॉर्मल मिल जाएंगे. तो फिर हमने अगला केस देखा और डोमिनेंट का ही, और इसमें हमने माना कि वो जो मेल है उसके दोनों ऑटोसोम्स के पास डिजीज़ वाला जीन है. तो जब इसका क्रॉस करेंगे तो चारों डिजीज आ जाएंगे. तो चांस तो कोई भी हो सकता है इन दोनों में से किसी का भी, या तो एक के पास भी हो सकता है उसके ऑटोसोम के पास, या दोनों के पास भी हो सकता है. और अगर दोनों के पास हुआ तो चारों को डिजीज होना पड़ेगा, पर यहाँ पे चारों डिजीज़ है नहीं, एक नॉर्मल भी आ रहा है. तो डोमिनेंट का केस तो नहीं होगा, रिसेसिव का ही होगा. रिसेसिव का भी एक बार चेक करके देख लेते हैं. रिसेसिव होगा तो रिसेसिव में डिजीज शो कब करेंगे, जब दोनों ऑटोजोम्स के पास डिजीज़ वाला जीन होगा. तो दोनों ऑटोजोम के पास डिजीज़ वाला जीन लेना पड़ेगा. और फीमेल को हमने पहले एज्यूम कर लिया कि नॉर्मल है, होमोजाइगस, तो इसका क्रॉस बनेगा तो ऐसा बनेगा. और इसमें सारे नॉर्मल आ जाएंगे, क्योंकि रिसेसिव है, मतलब ये सारे कैरियर बन जाएंगे. ठीक है.
अब हमने मान लिया कि जो फीमेल है वो हेट्रोजाइगस है। जब फीमेल को हेट्रोजाइगस माना तो 2 अफेक्टेड आ रहे हैं और 2 नॉर्मल आ रहे हैं, तो मतलब ये केस ठीक है, फीमेल हेट्रोजाइगस है और मेल होमोजाइगस है। तो हमें पता चल गया कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है और जो फीमेल है वो हेट्रोजाइगस है। तुम्हारा पहला ऑप्शन करेक्ट। नंबर 70 देखते हैं। इफ़ अ कलर ब्लाइंड विमेन मैरीज अ नॉर्मल विजन मैन, तो ये नॉर्मल विजन मैन और कलर ब्लाइंड विमेन, क्योंकि हमें पता है कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक रिसेसिव होता है, तो दोनों जीन होने पड़ेंगे इसके डिजीज़ वाले के पास, तब ये कलर ब्लाइंड होगी, नहीं तो कैरियर होगी अगर एक ही के पास हुआ तो कलर ब्लाइंड है इसलिए दोनों के पास है। तो जब हम इनका क्रॉस करेंगे तो जो फीमेल होगी वो दो फीमेल होंगी, वो दोनों कैरियर होंगी, और ये जो दोनों मेल बनेंगे ये दोनों कलर ब्लाइंड होंगे, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है ना इनके पास। तो जो देयर सन जो भी उनके बेटे होंगे वो सारे कलर ब्लाइंड होंगे। तो अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ओवर होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।